दोस्तों, आज तक आपने समाज की ऐसी कई घटनाएं सुनी होंगी जिस घटनाएं में सिर्फ जो होता है एक प्यार के लिए ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी वजह से आदमी यकीन नहीं करता है। लेकिन आज आपको मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आपको आज इस घटना पर यकीन नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की घटना में एक युवती होती है। घटना से मात्र 38 दिन पहले अपने घर से निकलती है, लेकिन 38 दिन बाद उसके पिता को उसकी अपनी डेड बॉडी प्राप्त होती है। तो तरीके से ले जाकर दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन ठीक है, उसके ही दूसरे दिन वह युवती जो होती है लोगों को जब सामने आती है और लोग जब सच्चाई जानते हैं तो सुनकर पूरी तरह से दंग सा हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी रहस्य की तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक हरियाणा प्रदेश का, और उसी में एक जाना माना ज़िला पड़ता है और पंचकुला, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना मनसा देवी थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसी के पास सेक्टर 5 का ही 27 अप्रैल साल 2019 का ही। अब सुबह का टाइम होता है तो उस इलाके में काफ़ी सारे अब झुग्गी झोपड़ियाँ भी होते हैं। अब सुबह का टाइम होता है तो लोग दिशा मैदान करने के लिए कहीं इस तरफ कहीं उस तरफ है जाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ महिलाएं एक साथ होती है, एकजुट होती है। वह जो महिलाएं होती है कि विश्वकर्मा मंदिर पड़ता है, और ठीक उसी के पीछे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ एक झाड़ी होता है। अब उसी झाड़ी के इर्द गिर्द देखते हैं कि वहाँ से धुआं उठ रहा है। उन महिलाओं की शंका उस समय बढ़ जाती है कि आखिर इतने टाइम इस झाड़ी में से धुआं क्यों उठ रहा है। और तभी काफ़ी महिलाएं आपस में बात करते हुए उस झाड़ी के जब करीब जाती देखती है किसी युवती की डेड बॉडी काफ़ी बुरी तरह से वहाँ जल बस गई है, और तुरंत वहाँ हड़कंप मच जाता है। इसकी जो सूचना होता है अपने बस्तियों में दे देते हैं, और बस्ती के लोग जब खबर पाते हैं तो चंद मिनट के अंदर वहाँ पहुंच जाते हैं। वह भी नज़ारा देखते हैं। तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब मनसा देवी पुलिस थाने में दे दिया जाता है। वहाँ के एचएसओ साहब अब विजय कुमार और साथ में सीपीएल जो टीम होती है मौके पर चंद मिनट के अंदर घटना पर पहुँचती है। देखती कि सही में एक युवती होती जिसकी उम्र लगभग अब इधर 25 से 26 साल के आसपास दिख रहा होता है, लेकिन उस युवती का ना चेहरा शिनाख्त में आ पा रहा था और ना कोई कपड़ा शिनाख्त में आ पा रहा था। पुलिस की टीम काफ़ी हच में पड़ जाती है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से झुलस चुसी होती है। पुलिस की जो टीम होती है घटना कर अब जब निरीक्षण करती है तो पता चल कि वह जो डेड बॉडी होता है एक बोरी में होता है, क्योंकि बोरी आधी ज़्यादा झुलस चुकी होती है, लेकिन गले में एक दुपट्टा पड़ा होता है। एचएसओ साहब अब विजय कुमार जैसे देखते हैं उनको यकीन हो जाता है इस युवती की जो मौत हुई है ठीक इसी चुन्नी की दबाव की वजह से हुई है। लेकिन हत्या तो यहाँ नहीं की गई है, बस बॉडी को साक्ष्य के तहत छुपाने के लिए यहाँ जल पुलाने की भरपूर कोशिश की गई है। आखिर यह युवती कौन है, यहाँ कैसे आई? पुलिस की जो टीम होती है घटना पर मौजूद लोगों से शिनाख्त करवाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वहीं फ़ोटो शूट करवाती है, और अपने इलाके के जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं और साथ में इलाके के अस्पताल होते हैं, सब में उस फ़ोटो को सर्कुलेट करवा दिया जाता कि जल्द इस डेड बॉडी का शिनाख्त हो जाए, ताकि हत्यारे तक हमारे जो हाथ हैं बड़ी जल्दी पहुंचा जाए। यही सब सोच साझ कर एचएसओ साहब विजय कुमार जो होते हैं सीपीएल टीम की मदद लेते हैं और वहीं बॉडी का पंचनामा भरते हैं और उठाकर इधर सेक्टर 6 के एक सरकारी अस्पताल के ही मोर्चरी में रखवा देते हैं, वही 72 घंटे के लिए।
और पुलिस की जो टीम होती है घटना स्थल पर तौर तरीके से निरीक्षण करते इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको भी जांच पड़ताल करती है। लेकिन कई वाहन संदिग्ध घेरे में आते हैं। पुलिस की टीम उन ड्राइवर से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस की टीम को अब अज्ञात डेड बॉडी के बारे में कोई भी जान पहचान के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी अचंभे में पड़ जाती है और वायरलेस इसकी जो सूचना होता है अब अपने करीबी शहर इधर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के ही और साथ में पंजाब के कई इलाकों में इस चीज़ की सूचना भेजवा देते हैं। कहीं किसी औरत की गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो तो हमें इस चीज़ की जानकारी दिया जाए। और पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने में जब लग पड़ जाती है तो फोरेंसिक टीम की मदद से यह जानकारी निकल के पुलिस के सामने आ जाता है। तो पता चलता है अनजान डेड बॉडी की जो उम्र है लगभग यही 24 से 25 साल के आसपास है, लेकिन हाँ यह 5 महीने की गर्भ से होती है। अब इस तरह की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वही सनस रह जाती है, यानी कि ये एक ब्लोइंग मॉडल है। अब पुलिस की जो टीम होती है इस केस को काफ़ी तौर तरीके से लेती है और अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले बड़े टीम को इस चीज़ की सूचना भिजवाती है। बड़ी टीम जो होती है इस केस को सुलझाने के लिए अब लग पड़ जाते हैं। अपने इलाके के जितने भी दमनगिरी लोग होते हैं पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती है, कहीं किसी इलाके में कोई महिला गुमशुदा तो नहीं है या बिन बताए अपने घर से निकल तो नहीं गई है। लेकिन जैसे अब 2 दिन का वक्त बीतता है तो उसी वक्त अब मनसा जेबी जो थाना होता है उसी थाने में एक लल्लन नाम का व्यक्ति पहुंचता है, जो ठीक है अब इंदिरापुरी कॉलोनी का रहने वाला होता है और कहता है साहब ये अखबार में जो फ़ोटो छपा है यह फ़ोटो तो हमारी अपनी बेटी इधर गुरप्रीत का है, जो ठीक है इधर 23 मार्च साल 2019 को ही अब स्कूल के लिए घर से निकली हुई थी, लेकिन लौटी नहीं है। जो मौके पर कक्षा 9 में पढ़ाई कर रही होती है। साहब हमारी बेटी का हमारे इलाके का रहने वाला एक युवक के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग था और हमारी जो बेटी होती है उस युवक के साथ कई बार मिलकर घर की दहलीज पार की गई है। लेकिन साहब कभी 4 दिन कभी 5 दिन रहती फिर वापस आ जाती, लेकिन साहब जब इतने दिन लौटी नहीं तो उसकी गुमशुदगी का जो मुकदमा होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में हमने दर्ज करवा दिया है। लेकिन साहब इस तरह की जानकारी हमें आज लगा है और हम आज आपके पास पहुँचे हुए हैं। एचएचओ साहब जब इस तरह की बात इधर ललन प्रसाद से सुनते हैं, सुनने के बाद जो होता है ललन प्रसाद के सामने एक फ़ोटो रखते हैं। वह फ़ोटो कोई और नहीं होता बल्कि घटनास्थल पर मिले हुए अनजान डेड बॉडी का होता है। अब ललन प्रसाद डेड बॉडी के फ़ोटो को जैसे देखते उसी वक्त कहने लग जाते कि हो ना हो यह साहब हमारी अपनी बेटी गुरप्रीत ही है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त ललन प्रसाद को अपने साथ लेती है और सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में जब पहुंचने के बाद सामने डेड बॉडी को ललन प्रसाद देखते हैं तो उसी वक्त दहाड़े मार कर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस को टीम को यकीन हो जाता कि बस करो ललन प्रसाद की अपनी बेटी और गुरप्रीत है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी बेटी गुरप्रीत की हत्या कौन कर सकता है। और उसी पुलिस के सामने इधर ललन प्रसाद कह देते कि सारी हमारी बेटी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना प्रेमी हमारे ही इलाके का रहने वाला है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर ललन प्रसाद के ही तहरीर पर उसके प्रेमी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है और एक टीम लेती है लेकर इधर अब गुरप्रीत के ही प्रेमी के घर पहुंच जाती है। उनके घर वालों से जब पूछताछ किया जाता तो पता चलता है उनका जो बेटा है कई दिन से घर से लापता है और पुलिस का जो शंका होता है यकीन में बदल जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने में अपने हिसाब से अब जो होता है 3 टीम गठित करते हैं। 3 टीम जो होते हैं इस केस को सुलझाने में तौर तरीके से अब लग पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब 30 अप्रैल का दिन होता है, शाम का टाइम होता है, उसी वक्त अब थाने में मनसा देवी थाने में एक युवती पहुंचती है। वह युवती को जैसे ही एचएसओ साहब देखते उसी वक्त दंग से रह जाते हैं, क्योंकि वह युवती तो ठीक है 38 दिन पहले अपने घर से लापता होती है। वह युवती कोई और नहीं होती है बल्कि गुरप्रीत ही होती है, इधर ललन प्रसाद की अपनी बेटी होती है। और पुलिस की टीम इसलिए दंग रह जाती है क्योंकि पोस्टमार्टम कराने के बाद उस अनजान डेड बॉडी को पुलिस की जो टीम होती है गुरप्रीत की बॉडी मानकर ललन प्रसाद को सुपुर्द कर चुकी होती है। ललन प्रसाद जो तौर तरीके से ले जाकर अपने इलाके में ही दाह संस्कार भी कर दिए होते हैं। अब इस तरह की हैरान का नज़ारा देखकर वहाँ के जो साहब भी दंग सा रह जाते हैं कि आखिर अभी जिसकी दाह संस्कार सिर्फ 2 दिन नहीं बीते हैं वह हमारे सामने खड़ी हुई है। अब इस तरह का नज़ारा देख कर एचएसओ साहब जो होते हैं गुरमीत को अपने पास बुलाते हैं। तौर तरीके से पूछताछ करते गुरमीत करने लग जाती है कि साहब हमारे जो पिता हैं हमारे प्यार के खिलाफ काफ़ी हैं, तौर तरीके से हमारे प्यार में अड़ंगा बन रहे हैं और हमारे ही प्रेमी को तौर तरीके से फंसाने के लिए साहब उन्होंने ही कोई चाल चला है।
हम तो इस दुनिया में हैं, लेकिन साहब हमें नहीं पता वह अनजान डेड बॉडी किस युवती का है। इस तरह की जानकारी पाने के बाद एचएसओ साहब दंग से रह जाते। इसकी जो सूचना होता है लल्लन प्रसाद को देते। लल्लन प्रसाद जब थाने पहुंचते से साहब पहले तो उनको डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन इस लल्लन प्रसाद लग जाते क्या करे साहब, अपनी बेटी की लापता होने की जानकारी मिलने की वजह से अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए हमें पूरी तरह से पागल हो गए थे। लेकिन जब फोटो को देखते, कुछ कपड़े देखते साहब, हमें लगने लगता कि हमारी बेटी अब गुरप्रीत होगी। लेकिन हमें नहीं पता था साहब कि हमारी बेटी अभी भी इस दुनिया में है। खैर खलीमत मनाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ दोनों से समझा बुझा कर अब जो होता घर वापस भेज देती है। लेकिन गुरप्रीत के अब जो अपने करीबी रिश्तेदार होते वह भी दंग से रह जाते। लेकिन दूसरी तरफ उसके जो प्रेमी होते उसके घर वाले अब थाने में आकर उसी समय जो होता है लल्लन के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का मांग करते हैं, क्योंकि मानहानि का केस दायर करते। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इस घटना को सुलझाने के लिए अब बड़े अड़ंग में पड़ जाती है, क्योंकि आखिर जो ब्लाइंड मर्डर हुआ था वह युवती थी कौन। अब इस तरह की जानकारी लेने के पुलिस की टीम भी काफ़ी हरद में पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही अब कुछ दिन का वक्त बीतता है उस वक्त पुलिस के सामने एक अहम जानकारी निकल के आ जाती है। तो पता चलता कि ठीक है, जो सूरजपुर है वहीं के रहने वाले अब ऋषि पाल हैं, उनके ही परिवार में उनकी एक अपनी बेटी होती है आरती। आरती जो होती है ठीक है इधर 26 अप्रैल से ही लापता है, जिसकी गुमशुदा का जो मुकदमा होता है वह जाकर अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने में दर्ज कराए हैं। और पुलिस की जो टीम होती है सीधा का सीधा सूरजपुर पहुंचती है और वहीं घर से ही ऋषि पाल को अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाती है मनसा देवी। और वहां उनसे जब पूछा जाता है, पूछा जाने के बाद कहने लग जाते हैं कि हमारी जो बेटी है साहब 26 अप्रैल को ही घर से बिन बताए चली गई होती है। साहब वो ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है, उसका एक बच्चा भी है जो जिसकी उम्र लगभग साहब 10 साल के आसपास है। साहब मौके पर अपना ही ससुराल छोड़कर हमारे ही पास कई सालों से रह रही होती है। लेकिन साहब उसका एक अपना प्रेमी होता है, उसी के साथ कई महीनों से रिलेशन में दूसरे इलाके में रह रही होती है। हमें शंका है कि हमारी बेटी को ठीक उसी के साथ कुछ कारनामे करवाए हुए होंगे। और पुलिस की जो टीम होती है अब बड़ी उलझन में फंस जाती है, क्योंकि जो अनजान डेड बॉडी मिला हुआ था वह तो तरीके से नाथ होने के बाद दाह संस्कार हो गया था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब फोरेंसिक टीम की मदद लेती है, क्योंकि फोरेंसिक टीम की मदद से ही अब पता चल पाता कि उस अनजान डेड बॉडी का जो डीएनए सैंपल होता है वह मौके पर एक और साले में रखा हुआ होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब ऋषि पाल को अपने साथ लेती है। उनके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन जब डीएनए टेस्ट उस अनजान डेड बॉडी के मैच करवाए जाते हैं, मैच कर जाता है। और पुलिस का जो शंका होता है पहले का यकीन बदल जाता है कि बस करो ऋषि पाल की अपनी बेटी अब इधर आरती है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर ऋषि पाल से कुछ पूछताछ करती है और उनसे आरती का मोबाइल नंबर ले लेती है। और जब मोबाइल नंबर ले लेती है तो उसी मोबाइल नंबर के जरिए पता चलता है कि इधर आरती का एक युवक से काफ़ी महीनों से लगातार बात हो रहा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब जो होती है लाट लोकेशन देखती है तो पता चलता है लाट लोकेशन जो होता है आरती का सीधा मनी मेजरा पिपली निकल के आ रहा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब उस अनजान नंबर के बारे में जानकारी तो पता चलता है कि ठीक है जो मनी मेजरा पड़ता है पिपली वाटा का ही रहने वाला आनंद का नंबर होता है। और पुलिस की टीम जब आनंद के नंबर के मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन देखती तो पता चलता है इधर घटना वाले रात 26 और 27 अप्रैल को ही और इधर आरती और आनंद का मोबाइल का जो लोकेशन होता है एक साथ दिखा रहा होता है। अब पुलिस का जो शंका देखने में बदल जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है आनंद को अपने कस्टडी में लेने के लिए निकल पड़ती है और उसी के इलाके मनी मजरा के ही अब पिपली से उसको कस्टडी लेकर थाने पहुंचती है। लेकिन थाने पहुंचते ही जैसे आरती से पूछताछ किया जाता है तो चंद मिनट के अंदर जो होता है आनंद अब आरती की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में इधर जो सूरजपुर पड़ता है वहीं के रहने वाले ऋषि पाल होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी बेटी होती है सुनीता उर्फ आरती, जो देखने में काफ़ी चंचल भी होती है। उनकी लाडली होने के नाते मान सम्मान में आरती को कोई कमी नहीं देते हैं। लेकिन आरती जैसे ही अपने अब शादी के लिए पहुंचती तो उसी वक्त इधर सुनीता की शादी को लेकर चिंता होने लग जाता है। तभी घटना से मात्र अब 12 साल पहले जो होता है आरती की शादी अपने इलाके में जाके करवा देते हैं। अब आरती जाकर अपने ससुराल में तो रहना शुरू कर देती है। लेकिन शादी के जैसे अब 2 साल का वक्त बीतता तो उसी वक्त आरती टोटल एक बेटी की माँ भी बन जाती है।
बनने की वजह से आरती के जीवन में खुशियों का अब बहार आ जाता है। लेकिन आरती जो होती है अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे जीती है, लेकिन आरती अपने शौक़ पूरा जब करने लग जाती है, अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है, तो उसका जो पति होता है उसके खिलाफ हो जाता है, जिसकी वजह से आरती अपने पति से झगड़े तनाव करना शुरू कर देती है। झगड़े तनाव की वजह से आरती फैसला ले लेती है और अपने ही मायके सूरजपुर आ जाती है और अपने बेटे को अपने साथ लेकर और अपने ही मायके अपने भाइयों के साथ अब रहना शुरू कर देती है। और रहते रहते जब काफ़ी महीनों का वक्त बीत जाता है, ऋषिपाल को लगने लग जाता कि आखिर बेटी को घर बैठाना ठीक नहीं है, क्योंकि बदनामी तो होके रहेगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और इसी बीच ऋषिपाल जो होते अपनी बेटी के लिए अब रिश्ते की तलाशी जब करना शुरू कर देते हैं, इधर आरती को पता लग जाता है। तो आरती सोच लेती है क्यों ना अपनी मर्जी से अपनी शादी किया जाए। तो इसी बीच आरती कई युवकों के साथ दोस्ती तो करती है, लेकिन उसके हिसाब से अब उसके सामने कोई लड़का पेश ना पाता, जिसकी वजह से आरती अपनी ज़िंदगी को उम्र में तब्दील कर बैठती है। और तभी घटना से मात्र 9 महीने पहले जो होता है, इधर आरती अपने भाभी को लेती है, क्योंकि उसके भाभी के एक रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के यहाँ मौके पर शादी पड़ी होती है, कुछ कपड़े लेने होते हैं। कपड़े लेने के लिए आरती अपनी भाभी को लेकर अब सेक्टर 19 पहुँच जाती है। एक मार्केट होता है, उसी मार्केट में एक शोरूम होता है, वहीं पर मौके पर एक लहंगा लेना जब शुरू कर देती है, तो उसी के सामने एक युवक आकर खड़ा हो जाता है। वह युवक कोई और नहीं होता है बल्कि आनंद ही होता है, जो पिपली टाउन का रहने वाला होता है। ऑलरेडी शादीशुदा तो होता है, लेकिन उसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी और बच्चे भी होते हैं। लेकिन दुख सुख की वजह से इधर आनंद और उसकी पत्नी के बीच काफ़ी बार झगड़े तकरार हुए, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी होती है हमेशा के लिए मायके चली जाती, वह भी कई साल पहले। और ठीक आरती की ज़िंदगी की तरह वह भी अपनी ज़िंदगी अपने ही घर में बिन पत्नी के जी रहा होता है। लेकिन जैसे ही आरती के सामने अब आनंद आता है, तो आनंद पहली ही नज़र में देखकर उसी शोरूम में आरती का दीवाना सा हो जाता है और कपड़े के बहाने आरती से कैसे न तैसे कर मोबाइल नंबर ले लेता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता, आनंद जो होता आरती के मोबाइल पर कॉल करता है और फिर आरती के आप बीती के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है। आरती चंद मिनट के अंदर पूरी अपनी दुख भरी कहानी सुना देती है, लेकिन आनंद भी अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अब इधर आरती और आनंद की दुख भरी कहानी सेम एक ही होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अब दोस्ती कर बैठते हैं। और फिर जो होता है इधर पिपली टाउन के इलाके में बराबर खुद जो होता है आरती का आना जाना बन जाता। आने जाने की वजह से आनंद को बड़ा अच्छा लगने लग जाता, क्योंकि आनंद हमेशा उसी शोरूम पे रहा करता था, क्योंकि वहाँ का वो एक एम्प्लॉयर होता है, जिसकी वजह से आरती उससे मुलाकात करने के लिए उसी शोरूम में पहुँच जाया करती थी। फिर आरती जो होती अपनी ज़िंदगी का जीने का जरिया आनंद को बना लेती। फिर आनंद जो होता है सारे तौर तरीके से कसमें दिलाते हुए शादी की वादा तक कर लेता है। आरती को यकीन हो जाए हमारी शादी अब जो होगा वह सिर्फ आनंद के साथ होगा। अब इसीलिए जो होता है झूठे वादे में फंस जाती है आरती, और फिर दोनों कभी मॉल कभी होटल बराबर घूमना फिरना चालू कर देते हैं। फिर एक शाम जो होता आनंद अपने ही साथ आरती को लेता है और अपने ही किराए के कमरे पर लेकर पिपली टाउन पहुँच जाता है और फिर आरती से 4 बात करता, फिर वहीं वादे करता है, कहता ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए हमारी बनी हुई है। आरती इस तरह की जब बात सुनती है, सुनने के उसका जो दिल होता है पूरी तरह से पसीज सा जाता है। अब आरती सहमति जताती और फिर जो होता है कई सालों की मेरी अब जो दूरियां होती है पति का चंद मिनट के अंदर आनंद के साथ मिलकर दूर कर लेती है। और फिर उसी दिन जो सिलसिला होता संबंध का, वह बार बार आरती का जाकर उसी पिपली टाउन के इलाके में बराबर आनंद के साथ बनना शुरू हो जाता है। अब इस तरह के जो रिश्ते होते हैं बराबर चलते चलते लगभग कई महीनों का जब वक्त बदलता है, तो एक शाम आरती को एहसास हो जाता है कि अचानक हमारे शरीर में किसी तरह का अब जो होता आभास होना शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच आरती को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारे पेट में इधर आनंद के नाम के एक अंश पल रहा। इस तरह की जानकारी लगने की वजह से आरती के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि हमारी शादी जो होता है सिर्फ आनंद के साथ होगी। और इस तरह की खुशी भरी जानकारी अगर आनंद को लगेगा तो उसका चेहरा पूरी तरह से अब खिल जाएगा। और जैसे ही अब 6 महीने का वक्त बीतता है, तो आरती जो होती है अब यह खबर लेकर एकाएक आनंद के सामने जब पहुंचती, आनंद जो होता है इस तरह की जब खबर पाता है उसी समय काफ़ी हिल्स आ जाता है। लेकिन वह समय के हिसाब से आरती को अपने लफ्ज़ों में लेते हुए लग जाता कि आरती अभी समय काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत है, क्यों ना इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। लेकिन आरती कहने लग जाती कि ना, या तो हमारा अपना दोनों का एक चिराग है, इसको हम कभी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे। लेकिन आनंद को लगने लग जाता कि यह औरत हमारे लिए पूरी तरह से ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन वह सोच लेता कैसे ना तैसे कर
आरती को अपनी बातों में लेंगे, अभी समय है तो तरीके से मान भी जाएगी। लेकिन इधर 2 से 3 महीने का वक्त बीतने वाला हो जाता है। आरती के शरीर में अचानक इतनी बदलाव आ जाती है जिसकी वजह से पूरी तरह से दिखाई देने लगी। आरती टोटल 4 से 5 महीने की हो चुकी है। अब जैसे ही अपने सामने आते हुए आरती को देखने के बाद हर बार अब दबाव मारना शुरू कर देता कि आरती इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी से निकालो। लेकिन आरती जो होती करने लग जाती कि ना, लेकिन आरती को यकीन हो जाता कि बस करो, झूठे वादे कर कर हमारे शरीर के साथ पूरी तरह से आनंद ने खिलवाड़ किया है। और इसी की वजह से अब आरती और इधर आनंद के बीच बराबर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। इतने झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं कि आरती के सामने जब कभी आनंद पड़ता है तो ठीक जो होता है आरती के ऊपर कई युवकों को साथ लेकर लाछन लगाना शुरू कर, जिसकी वजह से आरती वहीं खपा से हो जाती। फिर झगड़ा इस तरह बढ़ जाते हैं कि आरती जो होती उसी समय ठान के बैठ जाती कि ज़रूर हम आनंद को सबक सिखा के रहेंगे। लेकिन जैसे ही अब 26 अप्रैल साल 2019 का ही अब शाम का टाइम होता, उसी वक्त खुद इधर आरती के पास आनंद फ़ोन कर देता, कहने लग जाता कि आरती आज हम तुमसे कुछ मुलाकात करना चाहते, काफ़ी अर्जेंट है, हो सकता हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन बन जाए। लेकिन आरती जब यह बात सुनती उसको लगने लग जाता कि चलो आज हमारी शादी की जो बात है पूरी तरह से फिक्स होकर रहेगी। आरती उस समय बात मान लेती है। लेकिन आरती चंद मिनट के अंदर जो होता है इधर पिपली टाउन पहुँच जाती है। लेकिन जैसे ही आनंद के कमरे में जाती है तो पता चलता आनंद के साथ उसका अपना भाई भी होता है दीपू, और दोनों साथ होते हैं। लेकिन एक ही कमरे में होने की वजह से आरती वहाँ से हट जाती है, किचन में जाती है, वहाँ चाय पकाना शुरू कर देती है। लेकिन पीछे से जो होता है आनंद पहुँचता करने लग जाता कि आरती हमारी बात मान लो, इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। लेकिन इसी बात को लेकर अब जो होता है आरती और वहाँ पर आनंद के बीच तौर तरीके झगड़े तैयार होते हैं। लेकिन इसी बीच आनंद बड़े बेरहमी तरीके से उसी के दुपट्टे से उसकी हत्या कर देता है। फिर सामने खड़ा दीपू जो होता है इस तरह का नज़ारा देख कर दंश रह जाता है, लेकिन अपने भाई को अपनी ही बातों में पल जाता है। फिर वहाँ आनंद और दीपू दोनों मिलकर जो होता है बड़े बेरहम तरीके से वहाँ एक नुकीले हथियार से जो होता है तो तरीके से उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव बना, ताकि कोई भी हिस्सा जो होता है किसी के पहचान में न आए। और वहीं पास एक बोरी होता है, उसी बोरी को लेते उसी बोरी में आरती की बोरी को तौ तरीके से डंप करते हैं। फिर एक स्कूटी लेकर स्कूटी पर लादने के बाद अब रात का जैसे ही 2 बजे के आसपास का टाइम होता है तो वहाँ से सफ़र तय करते हैं और मनसा देवी थाने के इलाके में घुस जाते हैं। और फिर जो होता है मनसा देवी के इलाके में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही विश्वकर्मा मंदिर के पास पहुंचते देखते हैं कि वहां काफ़ी सारी झाड़ियां हैं। उसी झाड़ी के इर्द गिर्द अपनी स्कूटी रोक देते हैं, फिर बोरी को उतारते हैं, बोरी सही जोता ले जाकर एक झाड़ी में आरती की बोरी को डंप करते हैं। और फिर वहाँ से दोनों स्कूटी लेकर एक पेट्रोल पंप के पास जाते, वहाँ पर अपने टंकी में काफ़ी सारे केरोसिन डलवाते हैं और लेकर फिर दोबारा उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर आरती की बॉडी को डंप किए हुए थे। फिर उसी के ऊपर वही केरोसिन तौर तरीके से छिड़काव मारते, फिर आग के हवाले कर कर दोबारा अपने घर दोनों वापस चले आते हैं। लेकिन वह सोच लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी अब खूबसूरत तरीके से बीतेगी। लेकिन कहा गया दोस्तों, इंसान जिस तरह कर्म करेगा उसको सेम वैसा ही फल मिल जाए, भले ही टाइम क्यों ना लगे। होता सेम ऐसा ही है। लेकिन थाने में मौजूद जो सच्चाई इधर जाकर खुद आनंद रखता है, इसे सुनकर पुलिस की जो टीम होती है दंग सराय जाती है। पुलिस की टीम उसी के तहरीर पर आनंद को अपने कस्टडी में लेती है और दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।